हुआ, दरवाजा तोड़ा, देखा अंदर में सब ब्लड वगैरह है। तो विभत्स घटना थी जमशेदपुर के लिए, बिल्कुल रोंगटा खड़ा करने वाला ये जुर्म था। सन 1999 में झारखंड के जमशेदपुर शहर की टेल्को कॉलोनी में सुभेद्र भौमिक नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहा करता था। खास तौर पे ये कॉलोनी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय के लिए ही बनाई गई थी और जो भी एम्प्लॉय अपने घर से दूर रहकर इस इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते थे वह लोग इसी टेल्को कॉलोनी में ही रहते थे, जिसकी वजह से भौमिक परिवार भी इसी कॉलोनी में रहता था। इस परिवार में टोटल 5 सदस्य थे। परिवार के मुखिया सुभेदु भौमिक टेल्को कंपनी में ही तैनात थे, जबकि उनकी पत्नी अकेली घर संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे। उनका 14 साल का एक बेटा कल्याण स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और उनकी बड़ी बेटी चैताली थी शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। उनके बच्चों की नानी अनीता भी उनके साथ ही रहती थी। यानी उनका एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन उस दिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा भयानक होने वाला है, जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। दरअसल 29 जनवरी साल 1999 को सुभेद्रु भौमिक सुबह को नाश्ता करके अपनी ड्यूटी के लिए टेल्को कंपनी चले गए। दोपहर में खाना खाने के बाद छोटा बेटा कल्याण भी बाहर खेलने के लिए चला गया। अब घर में मात्र 3 लोग ही बचे थे, चैताली, उनकी माँ लकी और नानी अनीता। क्योंकि पहले उसकी माँ और नानी खाली समय में घर से बाहर निकलकर पड़ोसियों से भी थोड़ी बातचीत कर लिया करती थी, लेकिन उस दिन के बाद उस घर से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। उस घर में अब सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद पड़ोसियों को चैताली घर के बाहर दिखाई दी। पड़ोसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ और नानी कहाँ हैं और घर के बाकी लोग भी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर चैताली ने उन्हें बताया कि घर के सभी लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए हैं। इतना कहने के बाद चैताली वापस घर के अंदर चली गई। इसके बाद कुछ दिनों तक चैताली दिखाई दी ही नहीं, लेकिन फिर अचानक चैताली भी गायब हो गई। पड़ोसियों ने 29 जनवरी को आखिर बार इस परिवार को देखा था। उसके बाद किसी को भी भौमिक परिवार का कोई सदस्य दिखाई नहीं दिया। रिश्तेदार, पड़ोसी और दूसरे लोगों की इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर यह पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। उधर लोको कंपनी के लोग भी भूदेशु को तलाश कर रहे थे, सुभेदु को तलाश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वह 6 महीने से काम पर नहीं गए थे। कंपनी के लोग जब भी टेल्को इलाके में उसके घर जाते तो वहां पर उन्हें हमेशा ताला लगा हुआ मिलता था। यानी उन्हें भी सुभेद्रु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और फिर थक हार कर टेल्को कंपनी के लोगों ने भी सुभेद्रु को ढूंढना बंद कर दिया। इधर सुभेद्रु के पड़ोसियों को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि इतने दिनों से इस घर का कोई भी मेंबर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। लेकिन चैताली ने गायब होने से पहले उन्हें बताया था कि घर के सभी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे इस वारदात को 6 महीने बीत गए। इधर चैताली के मामा, जो कि एक डॉक्टर थे, उसकी भी पिछले 6 महीने से अपनी बहन और माँ से बात नहीं हुई थी। जब भी वह सुभेदु के घर लैंडलाइन पर फ़ोन करते तो पूरी घंटी बजने के बाद फ़ोन कट जाता था, लेकिन घर का कोई भी व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता था। और जब उसने रहा नहीं गया तो एक दिन वह अपने जीजा सुभेदु के ऑफिस में फ़ोन लगाते हैं और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि उनके जीजा तो पिछले कई महीने से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। यह सुनकर वह चैताली के मामा को भी चिंता होने लगी थी। वह डॉक्टर होने के कारण बहुत बिजी रहते थे। लेकिन फिर जून के महीने में एक समय निकाल कर चैताली के मामा अपनी बहन के घर टेल्को कॉलोनी में आते हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। इसके बाद वह आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग कहाँ चले गए।
पड़ोसियों ने बताया कि जनवरी के महीने के बाद से इस घर का कोई भी सदस्य यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने चैताली को एक बार देखा था और उससे पूछा भी था कि उसके पूरे परिवार वाले कहाँ गए। इस पर उसने कहा था कि सभी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। यह समय केवल चैताली ही घर में अकेली रहती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वह भी घर पर ताला लगाकर कहीं चली गई। मामा जी को यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि पिछले 7 या 8 महीने में उसने किसी के रिश्तेदार के घर शादी नहीं हुई थी और ना ही उन्हें कोई इनविटेशन मिला था। अपने जीजा और बहन के इस तरह गायब हो जाने के कारण चैताली के मामा परेशान हालात में इधर उधर टहल रहे थे। वो टहलते टहलते उस घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए जहां पर शौचालय का सेप्टिक टैंक बना हुआ था। उस सेप्टिक टैंक को 2 या 3 ढक्कन से बंद किया गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी साफ़ सफाई की जा सके। लेकिन जब मामा की नज़र उसमें से एक ढक्कन पर पड़ी तो वह चौंक गए, क्योंकि वह ढक्कन पूरी तरह से सीमेंट से सील किया गया था, लेकिन बाकी के ढक्कन सेप्टिक टैंक के ऊपर रखे हुए थे। हालांकि मामा जी पहले भी इस घर पर आते रहते थे, लेकिन इससे पहले कभी भी उन्होंने इस ढक्कन को ऐसे नहीं देखा था। इसलिए चैताली के मामा को उस सेप्टिक टैंक पर किए प्लास्टर को देखकर कुछ शक होने लगा था। इसके बाद वह तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और 5 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स दर्ज कराते हैं। इधर पुलिस भी यह सुनकर हैरान रह गई कि अचानक यह पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। खैर, इस वारदात के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस सबसे पहले भौमिक परिवार के घर पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर जाती है। उस समय चैताली के मामा भी वहीं पर मौजूद थे। पुलिस ने पहली बार जब घर को देखा तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस की टीम घर की बैक साइड में पहुंची तो वहां पर एक जगह उन्हें सीमेंटेड प्लास्टर दिखाई दिया जो ज़्यादा पुराना नहीं था। अब पुलिस और चैताली के मामा को यह बात परेशान कर रही थी कि यह मकान करीब 6 महीने से बंद पड़ा था, लेकिन सेप्टिक टैंक पर किए गए सीमेंट ज़्यादा पुराना नहीं था। इस बात को लेकर पुलिस ने मन में कई तरह का शक पैदा होने लगा था और इसी शक की बिना पर उस सेप्टिक टैंक का ढक्कन तोड़ा गया और उसे भी पुलिस वाले ने ढक्कन को हटाया तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस टैंक के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े तैर रहे थे। इसके बाद पुलिस की टीम ने उस पूरे इलाके को सील कर दिया था। साथ ही फॉरेंसिक पुलिस के कुछ टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया। इसके बाद इंसानी जिस्म के उस टुकड़े को पोस्टमार्टम DNA और दूसरी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार के यूं गायब हो जाने के बाद घर में कुछ दिनों तक चैताली दिखाई दी थी, लेकिन बाद में वह भी अचानक कहीं गायब हो गई थी और यही वजह थी कि पुलिस को चैताली पर भी शक हो रहा था। पुलिस का यह शक तब और भी पुख्ता हो गया था जब सेप्टिक टैंक से मिले इंसानी अंगों के टुकड़ों की जांच रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार सेप्टिक टैंक में मिले इंसानी जिस्म के टुकड़े 4 अलग अलग लोगों के थे। वह लोग सोचते हैं कि घर में तो 5 लोग रहते थे, लेकिन सेप्टिक टैंक में मिलने वाले टुकड़े केवल 4 लोगों के ही थे और इसका मतलब था कि इस घर का एक मेंबर अभी भी जिंदा था और वह चैताली ही हो सकती थी, क्योंकि पड़ोसी को आखिरी बार वही दिखी थी। बाकी के 4 लोग तो पहले ही घर से गायब हो चुके थे। इसके बाद पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट को कत्ल की रिपोर्ट में बदल देती है और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। फॉरेंसिक टीम सुभेद्रु भौमिक के घर की हर एक चीज़ की अच्छी तरह से जांच करती है। फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं, लेकिन जांच का हर एक एंगल केवल चैताली की ही आकर ख़त्म हो रही थी। इसके बाद उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है। पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि चैताली एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और उस लड़के का नाम था रिजवाना। यह खबर सुनने के बाद अब पुलिस को रिजवाना नाम के उस लड़के पर भी शक होने लगा था। रिजवाना के बारे में छानबीन करने पर पता चला कि वह स्टेट लेवल का क्रिकेटर था। वह रणजी ट्रॉफी भी खेल चुका था।
उस समय लोग उसे खेलते हुए देखकर कहते थे कि एक दिन वह बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। चैताली की दोस्त उस रिजवाना के साथ हो गई थी, हालांकि उनके घर वाले इस रिश्ते का विरोध करते थे। इस सब बातों से पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि इस कत्ल में रिजवाना का हाथ जरूर है। इसके बाद पुलिस तुरंत चैताली और रिजवाना की तलाश में जुट गई, लेकिन कमाल की बात यह थी कि पुलिस उन दोनों को अरेस्ट ही नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल जिस चैताली और उसके पार्टनर को पुलिस तलाश कर रही थी, वो दोनों खुद ही पुलिस स्टेशन जा पहुँचे और उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। चैताली ने पुलिस को बताया कि घर के चारों सदस्यों का कत्ल कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही की थी, यानी उसने ही अपने माँ बाप, भाई और नानी का कत्ल किया था। उसके बाद पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेती है और उसने कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ के दौरान इस क्षण अपराध की एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिससे सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। दरअसल चैताली बचपन से ही खुली सोच रखने वाली लड़की थी। उसके मन में जो भी आता था वह वही करती थी। हालांकि माँ बाप उसे मना भी करते थे, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती थी। चैताली जमशेदपुर के सेकेंड हार्ड कन्वेंशन स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन स्कूल में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। चैताली के स्कूल के पास ही एक क्रिकेट स्टेडियम था। उस स्टेडियम में कई नेशनल और इंटरनेशनल मैच भी खेले गए हैं। वहाँ पर क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करने के लिए भी आते थे। ज़्यादातर स्टेट लेवल के क्रिकेटर ही वहाँ पर आते थे। चैताली को भी क्रिकेट देखने का बहुत शौक था। वह अक्सर स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए आती थी। साल 1998 में एक स्टेट लेवल का क्रिकेट रिजवाना खान भी उसी स्टेडियम में प्रैक्टिस किया करता था। वह अच्छा खिलाड़ी था। इस तरह चैताली भी स्टेडियम में आती रहती थी और रिजवाना भी यहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए आता था। चैताली उसको प्रैक्टिस करते हुए देखती रहती थी और उसी दौरान चैताली को रिजवाना से प्यार हो गया। इसके बाद चैताली ने रिजवाना से बात करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर आगे चलकर रिजवाना को भी चैताली से प्यार हो गया। वह दोनों प्यार में इतने आगे निकल चुके थे कि बात शादी तक आ गई थी, लेकिन चैताली की उम्र उस समय शादी के लायक नहीं थी और रिजवाना का कैरियर भी अभी शुरू ही हुआ था। चैताली के घर वालों को रिजवाना और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इधर समय के साथ उन दोनों का प्यार इतना बढ़ गया और वह दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि चैताली प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद उन दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। हालांकि यह बात भी चैताली और रिजवाना के घर वालों को पता नहीं चली थी और ना ही उन्होंने घर वालों को इस बारे में बताया था। चैताली जानती थी कि प्रेगनेंसी वाली बात तो वह अपने घर वालों से ज़्यादा दिन तक नहीं छिपा सकती। इसलिए एक दिन चैताली ने मौका पाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। यह बात सुनने के बाद उसके घर वाले में बवाल मच गया। चैताली के माता पिता बहुत डांटते थे और उसे समझाते हैं कि हम लोग किसी कीमत पर उस लड़के को अपने घर का दामाद नहीं बनाएंगे। साथ ही उन्होंने चैताली को धमकी देते हुए कहा था कि अगर तुमने उस लड़के से शादी की तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इस बातों से चैताली का दिमाग खराब हो गया। उसने अब अपने ही घर के लोगों दुश्मन नजर आने लगे थे। हालांकि माँ बाप उसे सही रास्ता पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैताली ने उस सारी बातों को उल्टा ले लिया था। इसके बाद जब घर का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो चैताली ने मौका पाकर रिजवाना को फ़ोन कर बात की और उसको अपने ही परिवार को मारने के लिए तैयार कर लिया। रिजवाना भी चैताली की बातों में आ गया और वह भी इस जंघट अपराध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसने दोनों ने मिलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया कि आखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया जाए। और फिर 29 जनवरी का दिन आया। उन दिनों सर्दियों का मौसम था। दोपहर करीब 1:30 बजने का समय था। सुभेद्रु भौमिक अपने काम पर यानी कंपनी गए हुए थे। उनका बेटा कल्याण भी घर से बाहर था। घर में केवल सुभेद्रु की पत्नी लकी, बेटी चैताली और उनकी बुजुर्ग सास अनीता मौजूद थी। हर रोज़ की तरह उस दिन भी दोपहर में खाने के बाद बुजुर्ग नानी
ऊपर की मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में आराम करने चली गई। इधर चैताली की माँ लकी भी घर में काम में बिजी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चैताली कुछ बेचैन हो, मानो वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन जब उसकी माँ घर के काम में बिजी थी, उस दौरान चैताली चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। वह लगातार रास्ते पर नज़रें जमाए बैठी थी। वह किसी का इंतज़ार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रिजवाना ही था। पहले तो उन दोनों ने वहां खड़े होकर दबी आवाज़ में कुछ बातें की। इसके बाद चैताली ने उसे पकड़कर अपने घर के अंदर खींच लिया और फिर जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। इधर चैताली की माँ को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी, जबकि उसकी नानी तो पहले ही ऊपर अपने कमरे में सो रही थी। इसके बाद चैताली रिजवाना को अपने साथ लेकर फर्स्ट फ्लोर पर बने उस कमरे में पहुंची जहां उसकी नानी सो रही थी। उन दोनों को ऊपर जाते समय भी किसी ने नहीं देखा था। अब चैताली और रिजवाना नानी के कमरे में आ चुके थे। नानी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक वह दोनों नानी पर टूट पड़े। पहले तो उन दोनों ने नानी का मुंह और नाक दबा दिया, जिससे वह तड़पने लगी। उसकी आवाज़ भी ना निकल सकी और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। इसके बाद वह उस लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। इसके लिए चैताली और रिजवाना ने मिलकर एक तेज धार हथियार से नानी की लाश के कई टुकड़े कर डाले और फिर उन टुकड़ों को बेड के चादर में बांधकर एक कोने में रख दिया था। फिर उन्होंने कमरे में फैले हुए खून को साफ किया। उसके बाद वो दोनों थोड़ा रिलैक्स होते हैं और फिर वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और वे दोनों उस कमरे का रुख करते हैं जहां चैताली की माँ लकी मौजूद थी। पहले चैताली कमरे के अंदर जाती है, उसके पीछे पीछे रिजवाना भी अंदर चला जाता है। चैताली की माँ उस समय आराम कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती या संभल पाती, चैताली और रिजवाना ने उसका गला दबाकर उनसे भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन दोनों ने उसकी लाश के साथ भी वही किया जो उन्होंने नानी की लाश के साथ किया था, यानी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन दोनों ने उस लाश के टुकड़े को बांधकर एक तरफ रख दिया और फिर वहां से भी खून के निशान मिटा दिए। चैताली बड़ी ही बेरहमी से पहले अपनी नानी और अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार चुकी थी। अब तक भौमिक परिवार के घर में 2 कत्ल हो चुके थे, लेकिन चैताली और रिजवाना अभी भी कुछ करने की तैयारी में थे। अब वे दोनों पास नानी के कमरे में आ चुके थे, यानी वे दोनों फिर से फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में आ गए थे। ऐसा लगता था जैसे रिजवाना वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। चैताली भी उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उसका बर्ताव बिल्कुल ऐसा था जैसे उसके घर में कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और फिर चैताली का भाई कल्याण घर में इंटर होता है। वह अपनी नानी से मिलने के लिए सीधा ऊपर मंजिल पर जाता है, लेकिन जैसे ही वह उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है वहाँ पर मौजूद चैताली और रिजवाना ने कल्याण को गले से पकड़कर नीचे गिरा लिया और फिर पहले की तरह उन दोनों ने गला दबाकर उसका भी कत्ल कर दिया। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने फिर से वही तरकीब अपनाई जैसा वह लोग पहले भी कर चुके थे, यानी वह दोनों कल्याण की लाश को भी टुकड़ों में काटते हैं, फिर उन टुकड़ों को भी कपड़े में बांध कर रख देते हैं और वहाँ खून को साफ कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे भौमिक परिवार के उस घर में एक के बाद एक कत्ल होते जा रहे थे, यानी घर के फर्स्ट फ्लोर पर 3 लाशें पड़ी थी, लेकिन उस घर में अभी भी एक कत्ल होना बाकी था। चैताली और रिजवाना अब उसका इंतज़ार कर रहे थे और वे व्यक्ति कोई और नहीं था, चैताली का पिता था। हाँ, वो वही बाप था जिसने अपनी बेटी को बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, लेकिन आज उसी बेटी ने पूरा परिवार ख़त्म कर दिया था। दिन ढल चुका था, रात होने को आई तो शुभेंद्रु भौमिक भी कंपनी से काम निपटाकर अपने घर लौट आए। जब वो घर आए तो उस समय दरवाज़ा बंद तो था, लेकिन नॉक नहीं था। घर में आहट होने से चैताली को पता चला था कि उसके पिता घर पर आ चुके हैं, क्योंकि वह दोनों तो शुभेंद्रु ने अपने
आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले कि शुभेंद्रु फर्स्ट फ्लोर पर जाते, चैताली अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई और तभी पीछे से रिजवाना भी आ गया और उसने शुभेंद्रु भौमिक को पीछे से पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। उसमें चैताली भी उसका बराबर साथ दे रही थी। चैताली पर तो जैसे खून सवार था। दोनों ने पहले की तरह ही गला दबाकर शुभेंद्रु का भी कत्ल कर दिया और फिर तेज धार हथियार से वार करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और भौमिक परिवार के 5 लोगों में से 4 का कत्ल हो चुका था। उसने घर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बाद उन चारों लाशों के टुकड़े को ठिकाने लगाने की बारी थी। चैताली और उनके साथी ने मिलकर प्लान बनाया कि इन सभी लाशों को घर के पीछे वाले सीमेंट सेप्टी टैंक में डाल देते हैं। उसके बाद उन दोनों ने ऐसा ही किया। चारों लाशों के टुकड़े को उन दोनों ने सेप्टी टैंक में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और फिर अगले दिन चैताली का पार्टनर रिजवाना सीमेंट और रेत लेकर आया। उन्होंने उनका घोल तैयार किया और फिर उस सेप्टी टैंक के ढक्कन को पूरी तरह से सीमेंट से सील कर दिया। एक के बाद एक 4 कत्ल करने, फिर खून और सबूत मिटाने की इस जगहों में चैताली और रिजवाना को करीब 30 घंटे का समय लगा था। कत्ल करने, सफाई करने और लाश के टुकड़े को सेप्टी टैंक में ठिकाने लगाने के बाद रिजवाना वापस लौट गया था। लेकिन चैताली अपने माता पिता, भाई और नानी का कत्ल करने के बाद भी उस घर में मौजूद रही। दरअसल यह भी उसके प्लान का ही हिस्सा था, ताकि अगर कोई उसके परिवार को ढूंढते हुए वहां पर आए तो चैताली उनके दिमाग में यह बात डाल सके कि उसके परिवार के लोग तो कहीं शादी में गए हुए हैं। लेकिन फिर जून के महीने में जब उनके मामा जी घर पर आते हैं तो इन सब वारदात का खुलासा होता है, जिसके मुताबिक छानबीन और तहकीकात केस में साफ हो गया था कि इस सामूहिक कत्ल की साजिश खुद चैताली ने ही रची थी। इसके बाद चैताली और रिजवाना को जेल भेज दिया गया। लेकिन यह मामला जमशेदपुर सेशन कोर्ट में चल रहा था और फिर 1.5 साल बाद यानी 13 मार्च 2001 को सेशन कोर्ट ने इस केस को रजिस्ट्रेड ऑफिस रेफर केस मानकर उस दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई दी। उसके बाद चैताली और रिजवाना ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और 31 जनवरी 2003 को झारखंड हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बदलते हुए फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इसके बाद उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन दोनों का उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद उन दोनों ने सारी बाग जेल भेज दिया गया था। फिर हजारीबाग जेल में ही चैताली ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद धीरे धीरे समय बीत रहा था और फिर 2 अक्टूबर साल 2018 आ गया और यही वह दिन था जब चैताली और रिजवाना दोनों जेल में रहते रिहा हो गए थे। अब उन दोनों का बेटा भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। लेकिन इस खौफनाक वारदात को 25 साल बीत जाने के बाद भी लोग भूले नहीं हैं, क्योंकि इस घटना की सबसे दुखद बात यह थी कि चैताली ने खुद ही अपने परिवार का खात्मा किया था और मारने वाला उसके माता पिता, छोटा भाई और बुजुर्ग नानी थी। दोस्तों, इस घटना को सुनने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि उसको जागरूक करना, आपको सचेत करना। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करें। अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।